हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका जीटेक में। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, उसे डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ों को सी के अंदर क्या ज़रूरत पड़ी। ये बात करते हैं वेरिएबल्स की। सबसे पहले वेरिएबल को मान लीजिए एक डब्बा है, एक स्टोरेज एरिया या मेमोरी लोकेशन। वो मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाता है, उसे वेरिएबल कहा जाता है। तो वो जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल कोई भी वैल्यू को होल्ड नहीं करता है, बट कि एक मेमोरी लोकेशन है जो वैल्यू को होल्ड करता है। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में ये चीज़ का आंसर इस तरह से देते हैं कि वेरिएबल होल्ड करता है, बट इज नॉट। एक मेमोरी लोकेशन है, वो एक वैल्यू को होल्ड करता है, वेरिएबल नहीं। वेरिएबल तो एक मेमोरी लोकेशन का सिर्फ नाम है, जिसकी मदद से हम एक मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं रैम के अंदर। तो मैं जब भी आपको आपके साथ मेमोरी की बात करूँ सी के अंदर, तो समझ लेना कि वो एक रैम की बात कर रहे हैं, रैम मेमोरी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल की मदद से हम लोग कोई भी मेमोरी एड्रेस के अंदर का डेटा को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर उसे कॉल कर सकते हैं। तो वेरिएबल सिंपली मेमोरी लोकेशन का नाम है। डिक्लेयर करना बहुत सिंपल है, उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सिंटैक्स मान लीजिए फॉर्मूला, और जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर, उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स होता है। अगर सिंटैक्स अगर आपको अच्छे से समझता है तो ही आप जो है प्रोग्रामिंग या फिर उसे डिफाइन अच्छे से कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बहुत सिंपल है। टाइप एंड वेरिएबल। टाइप, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और वेरिएबल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और एक्सेट्रा। ये सारे वेरिएबल्स को मैं अच्छे से ब्रेक डाउन करके वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एक इंट है, इंट टाइप है वेरिएबल का, और वेरिएबल का जो नाम है वो num1 है। तो ये हो गया टाइप, और वेरिएबल का नाम जो है वो num1 है। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अगर मुझे कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो उसका मतलब है उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करना है। तो वो जो वैल्यू स्टोर होगी वो जाके आपके मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो वही मेमोरी लोकेशन में रहेगी, और उसका जो नाम रहेगा वो वेरिएबल का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है टाइप में इंट, वेरिएबल नेम इज num1 एंड वैल्यू जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 52। या फिर अगर आप कैरेक्टर टाइप डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ने डिफाइन किया है कैपिटल ए, और वो कैपिटल ए जो है वो सिंगल कैरेक्टर है, इसे सिंगल यूनिटेड कहूँगा। और उस वेरिएबल को नाम दिया है डेमो। तो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है। टाइप, वेरिएबल नेम, और आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो इक्वल करके वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो वेरिएबल के नाम में चली जाएगी, मतलब कि वो मेमोरी लोकेशन पे चली जाएगी जहाँ पे वो नाम मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की, कि रूल्स क्या है वेरिएबल को नाम डिफाइन करने के लिए या चीज़ें डिफाइन करने के लिए। जब हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ों को उठा के वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते। कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है सी के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, वो हमें फॉलो करना है। एक वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से ही बनाया जा सकता है, जिसमें भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, हम लोग कोई भी डिजिट्स यूज नहीं कर सकते। जैसे पहले लाइन में लिखा है वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो उसका एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने दिया है, ये जो टाइप है वो इंट है, और ये डेमो अंडरस्कोर XYZ ये वेरिएबल का नाम है। और सेमीकोलन देना मत भूलिए, क्योंकि सी के अंदर सेमीकोलन का बहुत ज़्यादा यूज है। वो यूज किया जाता है आपकी सेंटेंस को टर्मिनेट करने के लिए। अब दूसरी लाइन में लिखा है वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, तो ये भी उसका एग्जांपल है।
देखिए इसमें कहीं पे भी हम लोग ने डिजिट्स का यूज नहीं किया है, तो ये सही है। बट अगर आप लोग यहाँ पे डिजिट्स का यूज करते हैं या फिर कोई भी रिजर्व कीवर्ड्स, मैंने बताया हमारे प्रीवियस वीडियो में कि कीवर्ड्स क्या है, तो अगर कोई भी रिजर्व कीवर्ड्स का आप लोग यूज करते हैं वेरिएबल को नाम देने के लिए, तो वो वैलिड नहीं गिना जाएगा, आपको एरर थ्रो होगा। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स। तो ये जो है आपके वैलिड वेरिएबल्स नेम्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका टाइप जो है इंट है और उसका नाम है वेरिएबल का डेमो। ये फ्लोट टाइप है और डेमो 123 वेरिएबल नेम है। बट यहाँ पे देख सकते हैं ये इनवैलिड वेरिएबल्स नेम है, जिसमें डॉलर ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। टाइप दे दिया इंट, बट 123 लिख दिया, तो ये गड़बड़ हो, ये नहीं चलेगा। तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए आपको जो है डिजिट पहले नहीं लिखना है। और कैरेक्टर फ्लोट, ये फ्लोट जो है वो रिजर्व कीवर्ड्स है, तो इसका भी आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल नाम माना जाएगा। तो ये थे आपके रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपके कुछ रूल्स। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? कोई भी वेरिएबल को आप कोई टाइप असाइन करते हैं, वो होता है उसका डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो है वो दो चीजों से बनाया जाता है। जो वर्डिंग्स हम लोग यूज करते हैं वो दो चीजों से बनाई जाती है, एक डेटा टाइप्स और एक कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग के अंदर। उसे कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ तो मैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। और अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो कीवर्ड जो है वो 32 कीवर्ड्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये 32 कीवर्ड्स है जो रिजर्व है, जो हम लोग हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। नाम देने के लिए, वेरिएबल को नाम देने के लिए ये कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बेसिक डेटा टाइप्स की। तो बेसिक डेटा टाइप्स के एग्जांपल के तौर पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। इंटीजर के अंदर आप एक होल नंबर्स को ले सकते हैं, उसके अंदर डेसिमल नंबर नहीं चलेंगे। अगर आपने उसे डिफाइन भी कर दिया तो वो नहीं चलेगा। कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर आप कोई एक कैरेक्टर पास कर सकते हैं। फ्लोट के अंदर आप डेसिमल वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो ये सारे जो थे आपके बेसिक डेटा टाइप्स के एग्जांपल थे। अब आप बात करते हैं डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डिराइव डेटा टाइप इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप्स की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। आप लोग चिंता ना करें, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे आने वाले वीडियोस में। फिर होता है इनोमरेशन डेटा टाइप्स, इना। इसको भी हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से देखेंगे। तो ये था आपका डिराइव डेटा टाइप और इनोमरेशन डेटा टाइप। फिर आता है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप हम लोग ने यूज भी किया था जब वॉइड मेन लिखा था हम लोग ने प्रोग्राम के अंदर। तो वॉइड जो है वो डिनोट करता है एक एम्प्टी वैल्यू को। इट रिप्रेजेंट नथिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये थे आपके बेसिक डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इनोवेशन डेटा टाइप्स और वॉइड डेटा टाइप्स। अब बात करते हैं, ये तो थी आपके डेटा की टाइप्स की बातें। अब बात करते हैं उसकी साइज की। तो डेटा टाइप्स की जो साइज होती है वो आर्किटेक्चर के पर डिपेंड करती है, सिस्टम के। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है और आपके फ्रेंड का सिस्टम 64 बिट का है, तो हो सकता है कि आपके डेटा टाइप्स की वैल्यू या उसकी साइज अलग हो आपके दोस्त के डेटा टाइप के साइज के, क्योंकि दोनों का सिस्टम अलग अलग है। तो डेटा टाइप जो है वो सिस्टम के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल देके रखा है जिसके अंदर यहाँ पे डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं और वो उसकी रेंज है और वो कितने बाइट्स के होंगे वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये सबको पता होना चाहिए। और ये जो रेंज की वैल्यूज है ये आप लोग को याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर
आप लोग चाहो तो इसे याद रख सकते हो, बहुत लोग इंटरव्यूज में पूछते हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स का कहना होता है या फिर लोगों का कहना होता है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यूज में ये चीज़ें पूछते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती है तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें रेंज जो है वो याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग को डेटा टाइप्स की रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर चेंज होते रहता है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे ऊपर कैरेक्टर के अंदर ए लिखा था। आइए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के बता देता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ कैर और उसको नाम दे देता हूँ ए इक्वल्स, तो ये एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर का साइज कितना है, तो 1 बाइट। तो वो हमें पता है कि 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स। तो इसका मतलब है कि ये बहुत छोटी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, 1 बाइट को स्टोर कर रहा है। बट एक रैम अगर मैं मान लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ कि एक रैम कितने की होती है, तो वो 4 GB की या तो 32 GB की या तो 64 GB की आपकी रैम हो सकती है। पर अब तो मान लो कि अगर मेरी रैम 4 GB की है, तो 4 GB, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि मेरा जो रैम है वो 4 GB का है, तो दैट मीन्स 4 GB इक्वल्स 1024, 4 into 1024, ये कन्वर्ट हो गया MB में। उसके बाद वापस से 4 into 1024 वो हो जाएगा आपका केबी में। और फिर केबी से हम लोग बाइट में कन्वर्ट करेंगे और बाइट से हम लोग उसे बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जीबी से बाइट का, जिसके अंदर एक छोटा सा 8 बिट की वैल्यू जो है आपका स्टोर हो रहा है रैम के अंदर। तो हम लोग एक बड़ी सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हमारे 4 GB के अंदर। बट बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स की। तो जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होता है, जैसे एरे ले लीजिए, स्ट्रक्चर ले लीजिए, इन्हें बनाया जाता है, तब ये मेमोरी भी कम पड़ जाती है। तो वो सब चीज़ों को किस तरह से रिजॉल्व करना है वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी उसके लिए जाने की जरूरत नहीं, हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। पर एक चीज़ मैंने जो है बता के रखी कि आप लोग किस तरह से क्या क्या चीज़ों को किस तरह से समझ सकते हैं। तो आइए मैं साइज के ऊपर और आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये किस तरह से करना होता है। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लूंगा। अब विजुअल स्टूडियो में वही प्रोग्राम है हमारा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड का। मैं यहाँ से प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड से मैं ये हेलो वर्ल्ड निकाल दूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा परसेंटेज एल यू। परसेंटेज एल यू जो है वो लॉन्ग अनसाइंड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जो है मैं इसकी साइज जानना चाहता हूँ, तो मैं इनबिल्ट फंक्शन का यूज करूंगा साइज ऑफ। देखिए मैंने जैसे ही लिखा मुझे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ने अपने आप जो है ऑटो करेक्शन दे दिया साइज ऑफ का। वो एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा मुझे। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। बट ये पूछ रहा है अनसाइंड, जो मैंने एलयू लिखा है वो तो लॉन्ग अनसाइंड है, बट किसका? तो यहाँ पे साइज ऑफ में मैं लिखूंगा इंट। इंट का मुझे जो है लॉन्ग अनसाइंड का साइज बताइए। तो अभी मैं वापस इसे सेव कर लूंगा और अपने टर्मिनल में आके इसे कंपाइल करूंगा। तो जीसीसी टैब दबाएंगे हम लोग और उसके बाद मैं उसे मेन नाम ही दे देता हूँ। तो मेन नाम की मेरी एक सी फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। अब मैं मेन exe फाइल को जो है वो कॉल करूंगा यहाँ पे। तो उसे प्ले करूँ तो वो मुझे बता रहा है 4। इसका मतलब है कि मेरे आर्किटेक्चर के अंदर इंट का जो साइज है वो 4 है। उसी तरह से आप लोग
फ्लोट, कैरेक्टर, डबल के लिए चेक कर सकते हैं। और चेक करिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपके आर्किटेक्चर के लिए, आपके सिस्टम के लिए साइज क्या है फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर और डबल के लिए। तो ये आपके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि एक इंटीजर की साइज ऑफ कैसे दिखी जाती है। आइए मैं आपको और एक फंक्शन यहाँ पे बताता हूँ जो है स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन जो है वो यूज करते हैं कोई भी यूजर से वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डी लिखूंगा। परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर वैल्यूज के फॉर्मेट स्पेसिफायर के जैसा काम करता है। और एम परसेंट, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, एम परसेंट एक सिंबल है। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेना चाहूंगा जिसके अंदर वो यूजर जो है वैल्यू को होल्ड करेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। तो हमें पता है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सिंटेक्स क्या है। तो पहले टाइप, तो मैं टाइप लिख देता हूँ इंट, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का। उसके बाद मुझे ए को डिफाइन करना पड़ेगा और सेमीकोलन देना पड़ेगा, क्योंकि सेमीकोलन मेरे सेंटेंस को टर्मिनेट करेगा। अब जैसे ही मैं इसे जो है सेव कर लूँ और इसे रन करने की कोशिश करूँ, तो देखिए क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे उस अपने कंपाइलर को वापस से कंपाइल किया है और अपनी main.exe को यहाँ पे रन करूँगा। तो वो 4 आ रहा है और उसके बाद देखिए कर्सर है, तो उसका मतलब है कि यूजर जो है वो वैल्यू इनपुट कराना चाह रहा है, तो मैं वैल्यू इनपुट कर दूंगा। बट अब हमने वैल्यू को जो है प्रिंट नहीं किया है, तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर मैं एंटर करूँ तो एंटर करने के बाद मुझे नहीं पता चलेगा कि वो क्या था, तो क्या वैल्यू एंटर की। तो इसलिए मुझे यहाँ पे printf लिखूंगा और printf के अंदर वापस से परसेंटेज डी, और वो किसकी वैल्यू शो कराना चाह रहा हूँ मैं, तो ए वेरिएबल के पास जो डेटा है या फिर ए मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है उसे मैं देखना चाहता हूँ। तो वो उसके थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। जीसीसी कंपाइलर को मैं वापस से कॉल करूँगा और उसके थ्रू हमारा फाइल जो है कंपाइल हो चुकी है, एक सी फाइल जो हमारी बन चुकी है। अगर मैं उसे कॉल करूँ, वापस 4 करूँ, मैं एंटर करूँ, तो मुझे वापस से वो 4 दिखा रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू जो है 4 एंटर की थी। तो स्कैनर बेसिकली यूज होता है आपके यूजर के पास से वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। अगर आप लोग को स्कैनएफ अच्छे से नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं स्कैनएफ के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप लोग को स्कैनएफ अच्छे से समझेगा। और आने वाले वीडियोस में आपको स्कैनएफ अच्छे से समझ ही जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग ने देखा 3 फंक्शंस। प्रिंटफ तो पहले से ही बताया था, फिर उसके साथ साथ साइज ऑफ के बारे में भी आप लोग को बताया और स्कैनएफ के बारे में, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।